हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक्स के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस में फिजिक्स का टॉपिक हीट को अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों, साइंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीट से और लाइट से ये फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करना। मैंने इसमें जहाँ तक हो सका है मैक्सिमम सारे टॉपिक्स कवर करे हैं और जो मेन मेन पॉइंट्स बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको मैंने अच्छे से पॉइंट आउट कराए हैं इस लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर के स्केल्स को समझेंगे कौन कौन सी होती हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मीय प्रसार को समझेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट ऊष्मा के ट्रांसमिशन को समझेंगे हम अच्छे से और उसके मेथड को हम समझेंगे। और आईएमपी पॉइंट्स मैंने कुछ निकाले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, हीट से जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको लेकर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हीट से। व्हाट इज हीट? तो ऊष्मा और हीट क्या होती है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है जब उनके दोनों वस्तुओं के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम हीट को मेजर क्या में करते हैं? जूल में करते हैं। ओके। अब आप जैसे कि एग्जाम में यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हैंड देख रहे होंगे इस डायग्राम में, उसके ऊपर एक चॉकलेट रखी हुई है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हो रही है? चॉकलेट पिघल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हमने समझा कि हीट क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने की कौन कौन सी स्केल होती हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल्स कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी सेल्सियस, सेकंड है केल्विन और थर्ड है फ़ारेनहाइट। और भी होती है बट ये मेन आप तीनों को ध्यान रखिए। अब क्वेश्चंस एग्जाम में क्या बनता है, थोड़ा सा आप भी बात को समझिएगा कि ऐसा इस तरीके से पूछा जाता है कि मनुष्य है उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला होता है, ये C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कुछ आईएमपी पॉइंट्स बताऊंगा इनको लेकर कि पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फ़ारेनहाइट में भी याद कर लेते हैं इसको कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बार बार आप एग्जाम में क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि 98 डिग्री सेल्सियस था कि फ़ारेनहाइट था, तो आप एक ही याद करिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान। पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, 100 डिग्री पर पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वही केल्विन में 373 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा निकला, हमने अच्छे से समझा कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, चलिए थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़ेंगे, मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई पदार्थ है, जब उसको हम हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। ठीक है, बट पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, जब हम पानी को हीट देते हैं तो स्टार्टिंग में पानी का जो वॉल्यूम है वो घटता है फिर बढ़ता है। इसी वजह से पानी के नेचर को क्या बोलते हैं हम? अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, बार बार इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको इसको सेपरेटली तरीके से अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो घटता है। ठीक है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का आयतन बढ़ना चालू होता है। ठीक है,
तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं एक एक करके। तो पहला एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण सिर्फ यही है, अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, इसको समझते हैं क्या होता है। क्योंकि जल के जमने की जो प्रोसेस होती है, पानी जो ऊपर परत पे जमता है यहाँ पर, उसके जमने की क्या प्रोसेस होती है? जल के जमने की प्रोसेस ये होती है कि ऊपर से नीचे की ओर जमता है। ठीक है, तो पानी की सतह पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जमता है, तो ऊपर जम जाता है वो। तो नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है, 4 डिग्री तक जाता है, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से क्या होता है, पानी के ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जहां पर बर्फ जम जाती है ऊपर लेयर पे, बट अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसका, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मछलियां जो होती है वो अंदर जीवित रहती हैं। ठीक है, अब सेकंड एक और पूछा जाता है कि अक्सर ठंड में पाइप फट जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी यही कारण है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैक्सिमम लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जमने पे सिकुड़ते हैं। ठीक है, पर पानी के साथ क्या होता है, जब पानी जमना चालू होता है तब तब जो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ता है पहले। ठीक है, तो बढ़ता है, उस वजह से क्या होता है कि आयतन बढ़ने के कारण पानी ठंड में क्या होता है कि पानी के पाइप जो होते हैं वो अक्सर फट जाते हैं। ठीक है, यही एक मेन कारण है इसका। तो आप देखिएगा, पानी का जो असामान्य प्रसार होता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट को अपन अच्छे से समझेंगे। जब हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की कुछ मेथड्स होती हैं, हम उन पे चलेंगे। उससे पहले हमको कुछ जो वर्ड्स होते हैं इनको समझना जरूरी है। कंडक्टर, बैड कंडक्टर, थर्मल इंसुलेटर को, ठीक है, हिंदी में उसे बोला जाता है चालक, कुचालक और उष्मारोधी। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा इसको। कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिन सब्सटेंस में, जिन पदार्थों में हीट का ट्रांसमिशन सरलता से हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। कि ये ऊष्मा का चालक है या, ठीक है, तो है कि नहीं है, तो वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल क्या है, पानी, मानव शरीर, ठीक है, पारा, ये सब ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा चालक कौन होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन दे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लकड़ी, कांच, पानी या पारा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो चालक होता है वो होता है पारा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम बेड कंडक्टर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, हीट का, वो सरलता से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लकड़ी, कांच, रबर, गैस, एयर, ये सब उसके एग्जाम्पल होते हैं। थर्मल इंसुलेटर की बात करते हैं, इसमें ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एबोनाइट। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की जो मेथड्स होती है उनके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रांसमिशन की जो मेथड्स होती हैं वो होती हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इनको हिंदी में बोला जाता है चालन, संवहन और विकिरण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों को समझाया गया है इस डायग्राम से, आप डायग्राम को देखकर ही समझ सकते हैं डायरेक्टली। तो हम एक एक को समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है हमारा वो बिना स्थान चेंज करे उसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन करता है। ओके, और इसमें मीडियम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हैंडल दिख रहा है अपने को, ठीक है, वो पहले ठंडा था, धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये हमारा था कंडक्शन। हम दूसरा देखते हैं, वो देखते हैं कन्वेक्शन। इस मेथड में क्या होता है, गैस व लिक्विड जो होती हैं उसमें ही हीट का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, सॉलिड में इस मेथड से नहीं होता है। तीसरा देखते हैं हम रेडिएशन।
ठीक है। रेडिएशन में जो होता है हीट का ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कैसे क्या कि पृथ्वी पर सन की हीट रेडिएशन मेथड से पहुंचती है। रेडिएशन विकिरण के थ्रू, अपने विकिरण जो होता है वो आती है, अपनी विकिरण बोलते हैं उनको। तो आप ये तीनों मेथड्स थी, मैंने इनका बेसिक बता दिया है। रेडिएशन का एक एग्जांपल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जांपल ये आता है कि रेगिस्तान के दिनों, रेगिस्तान जो होता है दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, परंतु रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसको समझते हैं अपन, चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि रेगिस्तान दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात को उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि रेत जो होती है वो ऊष्मा की बहुत अच्छी अवशोषक होती हैं, ऊष्मा को अब्जॉर्व कर लेती है बहुत अच्छे तरीके से। तो जो ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है वो उतना उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, तो दिन में जो रेत होती है वो अच्छी खासी ऊर्जा को, ऊष्मा को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और रात को उत्सर्जित करती है। इस वजह से जो होता है, यही कारण है कि दिन में रेगिस्तान जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट हम ले जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उनको कुछ अच्छे से समराइज करा है। मैं आपको उनको अच्छे से अब स्टडी कराता हूँ, चलिए। फर्स्ट है, ठंड में पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडल से ज़्यादा होता है। ठीक है, बाहर ठंडक होती है, इस वजह से टेम्परेचर गिर जाता है, पर पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए ही क्या होता है, हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल से जब पानी निकलता है ठंड में, तो वो गर्म हमको महसूस होता है। तो ये उसका कारण होता है। सेकंड पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तीसरा पूछा जाता है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो सेल्सियस की बात करते हैं अपन, तो -273 273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। इससे ज़्यादा न्यूनतम संभव ताप पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ जब लगता है तब हल्की सी गैपिंग रख देते हैं, तो वो क्यों रखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि गर्मी में क्या होता है, जैसे धातु जो होती है उसकी पद्धति क्या होती है, गर्म होने पे धातुएं फैलती हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि दोनों पटरियों पे बीच में हल्की सी गैप रखा जाती है कि गर्मी के दिनों में जब गर्म हो धातु तो वो फैले, तो वहां पर पटरी एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए। ठीक है, तो ये अपना एक पॉइंट और कवर हुआ। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में जब अपन टच करते हैं, तब लोहे का गुटका जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है कंपैरिजन टू लकड़ी के गुटके से। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका भी दोस्तों वही कारण है कि अच्छा चालक होता है, ठीक है, लोहा कंपैरिजन टू लकड़ी के। तो अच्छे से जितनी ज़्यादा अवशोषित करेगा ऊष्मा को, उतना ज़्यादा निकालता भी है, उत्सर्जित भी करता है। तो यही उसका कारण है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सफ़ेद कपड़े काले कपड़े के कंपैरिजन में ठंडे क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो लाइट कपड़े होते हैं, ठीक है, सफ़ेद कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उस पे लाइट गिरती है, प्रकाश गिरता है, ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है। इस वजह से क्या होता है, वो ठंडे ठंडे होते हैं सफ़ेद कपड़े। तो एक सफ़ेद चिकनी सतह की क्या खास बात है कि वो हीट को खराब ऑब्जर्वर है हीट का और अच्छी रिफ्लेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट ये बताता हूँ आपको मैं कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों, तो कारण समझिएगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आप देखते हैं जैसे कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब प्रेशर जो दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, उबलने का पॉइंट जो होता है, उसको हिंदी में बोला जाता है क्वथनांक, वो जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से पानी जो चावल जो होता है वो जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो मेन फंडा ध्यान रखिएगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से चावल जल्दी पक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने आज हीट को अच्छे से स्टडी करा है दोस्तों। 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा
तो आपका क्वेश्चंस अगर बनता है हीट से एग्जाम में तो आप 100% उसको अच्छे से क्लिक करेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।